नमस्कार। उत्तर प्रदेश के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि कन्नौज दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। इस दौरान जिले अस्पताल का निरीक्षण करेंगे और साथ ही साथ एमएलसी स्वर्गीय बनवारी लाल के घर भी जाएंगे और परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। इसके बाद आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे पुलिस लाइन पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। तो आज डिप्टी सीएम पहुंचेंगे जहां पर जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे और स्वर्गीय एमएलसी बनवारी लाल के घर भी जाएंगे जहां पर उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। तो कन्नौज दौरे पर रहेंगे आज डिप्टी सीएम और जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ एमएलसी स्वर्गीय बनवारी लाल के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे और दोपहर 2 बजे पुलिस लाइन पहुंचेंगे। कन्नौज दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम जहां पर आज जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे और स्वर्गीय एमएलसी बनवारी लाल के परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं प्रकट करेंगे। साथ ही साथ दोपहर 2 बजे पुलिस लाइन पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। ये कहावत लखनऊ के प्रशिक्षित निदेशालय के पुलिस निदेशक डॉक्टर संजय एम तरडे ने सही साबित कर दी है। उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से एमएससी साइबर सिक्योरिटी में टॉप कर सभी युवा छात्र छात्राओं को पीछे छोड़ दिया और सभी छात्र छात्राओं के लिए प्रेरणा बन गए। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती और ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं होती। कुछ लोग इसे गंभीरता से लेते हैं और अपने जज्बे से कर दिखाते हैं। इसी कथन को 55 साल के सीनियर आईपीएस अधिकारी ने चरितार्थ किया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में डीजी पद पर तैनात डॉक्टर संजय एम तरडे ने साइबर सिक्योरिटी में एमएससी टॉप किया है। यही नहीं, डॉक्टर संजय ने राष्ट्रपति मुर्मू से गोल्ड मेडल का सम्मान पाने का गौरव भी हासिल किया है। इसी सब के बीच डॉक्टर संजय ने बताया कि प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे साइबर ठगों पर लगाम लगाने के साथ साथ प्रदेश की जनता को सुरक्षित माहौल देने के लिए जल्द ही 9000 साइबर एक्सपर्ट बनाए जाएंगे। साथ ही प्रदेश के जिलों में साइबर फॉरेंसिक लैब का भी निर्माण किया जाएगा। देखिए आरएन टीवी के साथ डॉक्टर संजय की एक खास बातचीत। कि ये इस प्रकार का सौभाग्य मुझे मिला। मैंने जरूर एमएससी साइबर सिक्योरिटी कोर्स कंप्लीट करने का उद्देश्य था, परंतु वाकई में उसमें गोल्ड मेडल मिलेगा इस लिहाज से या इस सोच के साथ मैंने नहीं किया था। हाँ, अपने आप को साइबर क्राइम के संबंध में उसके नए आयाम, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज, उसकी निटी ग्रिटीज समझने के लिए जरूर किया था, क्योंकि अपने आप को अपडेट करना बहुत जरूरी है। वैसे भी प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष तौर पे इस पे बल देते हैं कि हमारी पुलिस तकनीकी रूप से दक्ष होनी चाहिए। मैं प्रशिक्षण निदेशालय में कार्य कर रहा हूं, उस लिहाज से भी अभी हम 9000 सब इंस्पेक्टर्स का प्रशिक्षण करने जा रहे हैं। जो नए रिक्रूट्स हैं, पहली बार इतनी मात्रा में 9000 सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर्स नियुक्त हो रहे हैं। उनको भी इस संबंध में इस टाइप का प्रशिक्षण, जो साइबर क्राइम, ये बहुत बड़ी चुनौती है आज की तारीख में, इस प्रकार का प्रशिक्षण देना बहुत आवश्यक है। और उनको प्रशिक्षण देने से पूर्व मुझे कुछ व्यावहारिक ज्ञान जरूर था, परंतु उसकी पूरी बातें, पूरी थ्योरेटिकल बैकड्रॉप जब तक मालूम नहीं होता है, तब तक आप सही मायने में प्रशिक्षण को अंजाम नहीं दे सकते हैं। तो ये भी एक उद्देश्य इसके पीछे था और मैं यूनिवर्सिटी का आभारी हूं कि जिस तरह वहां की फैकल्टी, विशेष तौर पे आईटी डिपार्टमेंट का, मैं आपके सामने ये कहना चाह रहा हूं कि मैं भी खुद आईआईटी का ग्रेजुएट हूं
लोग हमेशा IIMs, IITs में ऐसे कोर्सेज करने की सोचते हैं, वो गलत नहीं है, परंतु बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी भी ऐसी एक यूनिवर्सिटी है जहां की फैकल्टी किसी से कम नहीं है। प्रोफेसर आर्य खान, प्रोफेसर धीरेन पांडे, राजश्री मैम और बहुत कई अनगिनत लोग ऐसे वहां पे हैं जिनका नॉलेज, डेडिकेशन और पढ़ाई कराना एक बहुत बड़ा मकसद है। उनके इनपुट्स बहुत अच्छे हैं, डेडिकेशन है कि हर एक आदमी को अपने जो भी विद्यार्थी है उसको सारे इनपुट्स पहुंच जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा सहयोग रहा, उनका मैं शुक्रगुजार हूं। सर, ये हमारे साथ थे IPS डॉक्टर संजय M तारडे जी, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में DG ट्रेनिंग के पद पर तैनात हैं। हाल ही में इनको साइबर सिक्योरिटी में गोल्ड मेडल मिला था, जो कि देश की राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा दिया गया था। तो अभी डॉक्टर संजय जी ने बताया कि अब हम जल्द ही मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि साइबर फॉरेंसिक लैब का उद्घाटन करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं आम जनता को जो ठगी की जाती है साइबर अपराधियों द्वारा, उनसे निजात मिलेगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन हेमंत के साथ अक्षत जोशी, RN TV। इस बीच बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि बिरयानी की दुकान में दबंग ने मारपीट की है। आपको बता दें कि रंगदारी को लेकर दुकानदार को जमकर पीटा गया। मारपीट की यह घटना CCTV में कैद हो गई है। वहीं पीड़ित ने SSP से शिकायत की है और पुलिस ने अभी तक इस मामले में FIR नहीं लिखी है। प्रेमनगर के राम जानकी मंदिर के पास की पूरी घटना है, जहां पर बिरयानी के दुकान में दबंगों को दबंगई देखने को मिली है। रंगदारी को लेकर दबंग ने बिरयानी की दुकान में मारपीट की है। मारपीट का एक पूरा वीडियो पास में लगे CCTV में कैद हो गया है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में FIR दर्ज नहीं की गई है। पीड़ित ने SSP से न्याय की गुहार लगाई है। बरेली की एक घटना है, जहां पर बिरयानी की दुकान में दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। रंगदारी को लेकर दबंग ने बिरयानी की दुकान में जमकर मारपीट की और इसका वीडियो भी जो पास में लगा CCTV था उसमें कैद हो गया है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में कोई भी शिकायत FIR दर्ज नहीं की गई है। वहीं पीड़ित ने SSP से न्याय की गुहार लगाई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से दबंग लगातार मारपीट कर रहा है और ये पूरी जो घटना है वो CCTV में कैद हो गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से दबंग की दबंगई सामने आई है, जहां पर लगातार मारपीट किए जा रहा है। बिरयानी की ये दुकान है जहां पर रंगदारी को लेकर ये मारपीट की घटना सामने आई है। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की तरह उनके बेटे और स्वाट सीट से विधायक रहे अब्दुल्ला आजम खान से भी वोट डालने का अधिकार चुन सकता है। रामपुर सीट से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सदर को पत्र भेजकर अब्दुल्ला आजम खान का नाम मतदाता सूची से काटने की मांग की है। 2008 के छजलैट प्रकरण में मुरादाबाद की MP-MLA कोर्ट ने सपा नेता आजम खान उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को 2 साल की कैद और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। विधानसभा की सदस्यता गंवाने के वाले अब्दुल्ला आजम से अब वोट डालने का भी अधिकार छिन सकता है। विधायक आकाश सक्सेना ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का हवाला देते हुए अब्दुल्ला आजम का वोट मतदाता सूची से काटने की मांग की है। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को ये पत्र लिखा है कि RP एक्ट की धारा 16 के अंतर्गत जो सजा याफ्ता जो मुलजिम होते हैं उनको वोट देने का अधिकार उनका समाप्त कर दिया जाता है। तो जिस तरीके से आजम खान का वोट देने का अधिकार इसी धारा के तहत समाप्त किया गया था, हमारी मांग है कि इस मामले को भी संज्ञान में लेते हुए अब्दुल्ला आजम का भी वोट देने का अधिकार
समाप्त करें। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं बदायूं जनपद के दातागंज के, जहां पर वृहद रोजगार मेले के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर पहुंचे। उन्होंने वृहद मेले में रोजगार पाने वाले युवाओं को प्रमाण पत्र दिया। वहीं श्रमिकों की शिक्षार्थ बेटियों को साइकिल और छात्रवृत्ति के अनुदान प्रमाण पत्र वितरित किए। साथ ही उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब उत्तर प्रदेश के युवाओं को बेंगलोर, महाराष्ट्र, दिल्ली रोजगार की तलाश में नहीं भागना पड़ेगा। प्रदेश सरकार अब उन्हें उत्तर प्रदेश में रोजगार प्रदान कराने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश का विकास विपक्षी पार्टियों को रास नहीं आ रहा है। इधर उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट का आयोजन चल रहा है। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव लखनऊ से भाग गए। ऐसा कहते हुए उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। बिल्कुल समाप्त होगी। और हम सब लोगों को याद है कोविड काल में 40 लाख हमारे प्रवासी जो हमारे श्रमिक थे वो प्रदेश में आए थे। उनके स्किल मैपिंग का काम प्रदेश की सरकार ने किया था और अब सरकार पूरी तरीके से संकल्पित है कि हमारा जो मैन पावर है, जो आज की तारीख में हमारा जो सबसे बड़ी शक्ति बना हुआ है, उस मैन पावर को हम प्रदेश के अंदर रोके, प्रदेश के बाहर न जाने दें। उनके गांव, उनके इलाके, प्रदेश में ही उनके हम रोजगार की व्यवस्था करें। ये सरकार इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। आज मैं जनपद बदायूं की दातागंज विधानसभा के हमारे जो माननीय विधायक हैं राजीव जी, उनके आह्वान पर आज हमारे विभाग ने यहाँ एक बृहद मेले, रोजगार मेले का आयोजन किया। वहीं माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी बदायूं पहुंची। इस दौरान उन्होंने यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का जायजा लिया और पार्टी पदाधिकारियों से पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बोर्ड की परीक्षाओं को कैसे नकल विहीन किया जाएगा, उसका प्लान के बारे में भी बताया। साथ ही प्रभारी मंत्री ने बजट पर चर्चा की और उसके फायदे गिनाए। देखो, रामचरितमानस के लिए रावण नहीं मानता था, समझ रहे हो, लेकिन उसके हृदय में राम ही राम रहते थे। इट मीन्स कहने का मतलब आप, मैं राजनीतिक चीज बता रही हूँ। लेकिन राम को न मानने का परिणाम ये हुआ कि भले ही उसने हृदय से माना तो वो स्वर्ग गया, लेकिन उसकी दुर्दशा क्या हुई। रामचरितमानस मानवता के गुणों से परिपूर्ण है, जो एक जनता से लेकर परिवार तक के सभी दायित्वों को निर्वहन जिसमें दिया गया है और जो मनुष्यता की ओर अग्रसर करती है, हमें मानव बनाना सिखाती है। मनुष्य तो हम सब लोग सब हैं, लेकिन मनुष्यता कितने लोगों में है, प्रश्न इस बात का है। तो यही बात है कि जिन लोगों में मनुष्यता होगी, वो रामचरितमानस जो हमारे विश्वास का ग्रंथ है, हमारा धार्मिक ग्रंथ है, हमारे आस्था का ग्रंथ है, हमारी निष्ठा का ग्रंथ है, अगर उसके बारे में कुछ कहता है तो समझ लीजिए कि उसके हृदय में कितना खोखलापन है। केवल वो अपनी चमकाने के लिए कोई व्यक्ति इस प्रकार की बात करता है, उसके अंदर मनुष्यता और इंसानियत है ही। वहीं रामपुर में पार्टी के दौरान शराब के नशे में हुए झगड़े में छात्रों की फायरिंग में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले में पुलिस ने 6 छात्रों को गिरफ्तार किया है। रामपुर के मशहूर द ओपल होटल के बार एंड डिस्को में छात्रों की फेयरवेल पार्टी चल रही थी। इस दौरान पार्टी में दूसरे गुट के छात्रों ने नशे की हालत में घुसने की जबरदस्ती कोशिश की। विरोध करने पर छात्रों ने अपने कुछ बाहरी छात्रों को भी बुला लिया। कार सवार 6 छात्रों ने होटल गेट पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में बच्चों को लेने पहुंचे अभिभावकों को कई छर्रे लग गए, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। फायरिंग में अभिभावक आशीष को 3 जगह शरीर में छर्रे लगे। आशीष ने बताया कि बच्चा थोड़ी दूर था, वरना उसके भी फायर लग सकता था। होटल में नाबालिग को शराब परोसी जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने 6 छात्रों को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया है।
सिंह साहब जानना चाहेंगे कि क्या घटना हुई है, कैसे हुई है? घटना ये हुई है, हमारे यहाँ पे बच्चों का फेयरवेल चल रहा है, तो उसमें लड़कों में आपस में कुछ कहासुनी हुई, तो लड़के नीचे आए, सिक्योरिटी वाले मेरे लड़कों को बाहर कर रहे थे कि आप चाहिए सब लोग, तभी 2 बाइकों पे 6 लड़के, ये पता नहीं कौन थे, वो निकलते हुए फायरिंग करके गए। वहीं पे एक गैस थे जो कि लड़की को जो फेयरवेल में थी साथ में, उसे लेने के लिए आए हुए थे। वो निकल के जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि वो देखो बुलेट से वो कर रहे हैं, मतलब पटाखे फोड़ रहे हैं। तो वो जैसे आगे आगे रुके तो उन्होंने ऐसे पीछे हाथ लगाया तो उनके खून निकला, छर्रा लगा हुआ था। अच्छा। तब उन्होंने बोला कि फायरिंग हुई। हमने भी यही सोचा, मैं जब यहाँ से भाग के गया तो शायद बुलेट से किसी ने वो करा। आधे महीने के बाद में लड़कों के जो बात करते उनसे कोई मैटर चल रहा होगा, उन्होंने कॉल करके बाहर बुलाया तो वो सड़क के पास कितने लड़के बाहर आए थे? वो तो उन्हीं का चल रहा था, 5-6 लड़के होंगे, 3-4 जो भी होंगे, 5-6 लड़के उनसे बाहर चले, वो सड़क पे थे, सड़क पर उनको बुलाया, उनका हाथ हटाइए, हम लोगों ने होटल से बाहर कर दिया कि होटल की जिम्मेदारी नहीं है, तो हमारे जब होटल में से बाहर ही कर दिया हम लोगों ने, सड़क पर उन्होंने गोली ट्रैवल चलाया, भाग गए। आपके सीसीटीवी कैमरे में वहाँ पे हमारे होटल में चलती थी, जब भी हम होते सीसीटीवी कैमरे तो वहाँ तक आते ही नहीं, हम नहीं आते वहाँ तक, सड़क है क्यों। एक प्राइवेट स्कूल है, उसके 12th के छात्र थे, उनका सेशन समाप्त हो गया था और अभी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा उनकी शुरू होने वाली थी। तो एक होटल में उनकी फेयरवेल थी आज। उसी फेयरवेल में कुछ उन्हीं के साथी और गए वहां पर और झगड़ा हुआ, जिसमें एक पक्ष ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक बाहर का आदमी जो छात्र नहीं था, जो वहां पर होटल के बाहर खड़ा था, तो वहां पर फायरिंग की घटना होटल के बाहर की है, जब ये बच्चे होटल से बाहर आ गए थे, उस समय की घटना है। इसमें जो प्राइवेट आदमी था जो गोली लगी है, उसकी तरफ से 307 का मुकदमा निकला गया है। वहीं प्रतापगढ़ के कुंडा में कॉलेज परीक्षा केंद्र से घर जाने के लिए निकली बीएड की छात्रा पर जानलेवा हमला हुआ। बता दें कि यहां परीक्षा देकर निकली छात्रा पर एक युवक ने गोली चला दी। गनीमत ये रही कि छात्रा बाल बाल बच गई और गोली छात्रा के बालों से होकर निकल गई। दिन दहाड़े हुई घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से पूछताछ कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई है। कुंडा में एक छात्रा जो बीएड का एग्जाम देकर डिग्री कॉलेज से निकल रही थी, तो वहां पर बाहर एक युवक जो कि उसके मदर की हुआ का लड़का है, उसके द्वारा उसे रोका गया और रोकने के दौरान कुछ आपस में वाद विवाद हुआ और जिस पर उस युवक ने फायर कर दिया था, वो लड़की बाल बाल बच गई है और सुरक्षित है। इस संबंध में मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और तहरीर प्राप्त करके एफआईआर दर्ज की जाती है। वहीं सोनभद्र नौगांव गांव निवासी तारा देवी के नाम से प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ है, लेकिन आवास की जमीन को लेकर गांव के ही कुछ लोगों में विवाद चल रहा है। पिछले दिनों राजस्व कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर जमीन नापने की कार्रवाई की थी। इसके बाद चिन्ह जमीन पर आवास का निर्माण शुरू हुआ। नींव स्तर से ऊपर का काम हो चुका था, लेकिन दूसरे पक्ष के लोग लामबंद होकर मौके पर पहुंचे और आवास ढहाने लगे। आरोप है कि विरोध करने उन्होंने लाठी डंडा और कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया, जिससे वृद्ध महिला ज्ञानमती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पुत्र और पति गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के लोग जब मौके पर पहुंचे तो हमलावर फरार हो गए थे। गुस्साए लोगों ने मौके पर छोटे हमलावरों की बाइक फूंक दी। सूचना पाकर रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और गुस्साए लोगों को शांत कराया गया। पीड़ितों के परिजनों ने मामले में पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। पक्षों के बीच में जमीन के विवाद को लेकर आपस में झगड़ा हुआ है
जिसमें एक पक्ष ने आके दूसरे पक्ष के घर पे ट्रैक्टर से आकर उसके ऊपर हमला किया, उसके ऊपर लाठी डंडा और बता रहे हैं कि कुल्हाड़ी से उसके ऊपर हमला किया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। एक महिला की मौके पर ही, ज्ञानमती नाम की महिला है, लगभग 55 वर्ष की आयु है, उसकी मौके पर मृत्यु हो गई है और एक लड़का परिवार का घायल है, संतोष नाम का, जिसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। वहीं गोरखपुर में एक दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि तिवारीपुर क्षेत्र के जगत बेला स्थित मोहम्मदपुर माफी गांव में यज्ञ समारोह के दौरान एक हाथी भड़क गया। गुस्साए हाथी ने कई लोगों को रौंद दिया। बताया जा रहा है कि हाथी को यज्ञ में बुलाया गया था। उसने पंडाल में जमकर तांडव मचाया, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हाथी तांडव मचाते हुए सड़क पर दौड़ने लगा। इस दौरान जो भी उसके रास्ते में आया वह उसे कुचलता चला गया। बताया जा रहा है कि यज्ञ के दौरान बहुत शोर हो रहा था। कुछ लोग हाथी को छेड़ भी रहे थे, इससे वह बिदक गया। घटना की सूचना पाते ही मौके पर पुलिस और वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद हाथी को काबू किया गया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हाथिया जा रहा था काम का बाजा में बोला था आरती उड़ती वो मम्मी यही ठहरा लिया जले अप्पा छाम उड़ा था टिकौले देखती हमारा अम्मा हथिया के लतवा से जाए के सिंगिया से जाए के हथवा पे मार देला। उतना हमारे अम्मा तो निकल गई दहिया में से। हमारे बाबू के दतवा मुंह से दतवा फेंक दिया, मुंह में खून फेंक दिया। तब हम अपने बाबू को उठा दिली, सबके फिर हथिया करा था। हथिया भाग गया, दौड़ा था अम्मा किनारे होती हथिया लपेट लेला सुडवा से। जब कलश यात्रा तो क्या हुआ, हाथी वहाँ खड़ी थी, हाथी वहाँ पर बिगड़ी, वहाँ 2 लोगों को दाब कर फिर इधर आई, भगदड़ मचा। यानी यहाँ एक औरत को दाबी, यहाँ से फिर वापस उस पार चली गई। तो क्या वजह मानते हाथी पिट गई और 3 लोग की मौत हो गई, कैसे हुई? अब हाथी बिगड़ी वही थी घटना। कितने पुरुष से कितनी महिलाएं थी? लमसम महिलाएं 700-800 थी और पुरुष 200-300 थे। अच्छा, कितने लोगों को हाथी ने टारगेट किया? जैसे कितने लोगों को टारगेट तो पूरे झुंड की तरफ की थी, लेकिन 3 ही लोग उसके चपेट में आए। एक कार्यक्रम था यहाँ पे यज्ञ का, तो उसमें कलश यात्रा वगैरह निकलनी थी, कार्यक्रम हो रहा था। उसी में 2 महिलाएं उसको कुछ खिलाने के लिए उसके पास गई। उसी में कुछ वो बिगड़ गया या जो भी था, उसने महिलाओं को अटक दिया और फिर खेतों की तरफ भाग गया। तो टोटल कितने लोगों की मौत हुई है? जिसमें 2 महिलाओं के और 1 छोटे बच्चे की। अभी क्या स्थिति है सर? अभी तो सब ठीक है। हाथी को ट्रैंकुलाइज करने के लिए फॉरेस्ट की टीम लगी हुई है और शीघ्र ही उसको ट्रैंकुलाइज करके कब्जे में ले जाएगा। वहीं हमीरपुर जिला अस्पताल में निमोनिया का कहर देखने को मिल रहा है। निमोनिया से बच्चों के वार्ड फुल हो चुके हैं। बता दें कि 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे प्रतिदिन जिला अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में भर्ती किए जा रहे हैं। बदलते मौसम के कारण बच्चों में तेजी से निमोनिया फैल रहा है। मामले पर जानकारी देते हुए जिला अस्पताल में तैनात बच्चों के डॉक्टर आशुतोष निरंजन ने बताया कि 1 सैकड़ा से अधिक बच्चे प्रतिदिन खांसी जुकाम जैसी बीमारियों से संक्रमित आ रहे हैं, जो निमोनिया के लक्षण हैं। निमोनिया से बचने के लिए बच्चों को शुरुआती लक्षण खांसी जुकाम होता है, जिससे जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ज्यादातर बच्चे तो निमोनिया के बच्चे आ रहे हैं, सर्दी जुकाम बुखार करके आ रहे हैं। कुछ बच्चे थोड़े से सीरियस भी हैं और निमोनिया के काफी ज्यादा बच्चे आ रहे हैं। कल की बच्चे मैंने 13 बच्चे देखे थे, उसमें से करीब 8, 9, 10 बच्चे मैंने भर्ती भी किए और काफी 60-70% बच्चे सर्दी जुकाम बुखार करते हैं। कहाँ जाएंगे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं, काफी
बेटा ऐसा नहीं काफी। अब चलिए आपको सीधा लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर चीनी उद्योग के 120 वर्ष पूरे हुए हैं, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और सीएम योगी भी वहां मौजूद हैं। जिस समय ये बहुत सी बार भी ऐसे कि मेले बंद होने की किसी दूसरी गवर्नमेंट दोबारा किया गया, बाद को मिलों को भेजा गया, फिर पूरा दोबारा काम करने की कोशिश की गई, लेकिन अब काम करने को चालू नहीं हो सकी। जब से अपना बीजेपी गवर्नमेंट बनी है और जैसे जैसे आपने दिया है, जैसे लोगों की परेशानी होती है इमीडिएटली आप तुरंत निवेदन करते हैं, आप उससे आपके भी सोचने का। और सबसे बड़ा मैं हम लोग धन्यवाद पाते हैं डॉक्टर संजय देवी जी, जो आगे जैसे कि हमको किसी बात की जरूरत पड़ती है तो वो आगे बात करके खड़े होकर हमारे साथ में गंगा समय से गंगा लाए को चलाने से हम करते हैं। की कैपेसिटी 5,000 आज ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 2004 के बाद आज की कैपेसिटी 8,000 के आसपास है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।